हेलो बैक बेंचर्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, है ना। कल हमने डिस्कस कर लिया था रिलेशन फंक्शन, और फंक्शन नहीं किया था, बेसिकली सिर्फ रिलेशन करा था। उसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ लिया था। तो आज उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन तो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो बेटा, एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो मैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको वीडियोस में करवाना चाहता हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। उस लेवल के करवाना चाहता हूं जो बोर्ड में आए, ठीक है। जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है सिर्फ वही वीडियो के अंदर करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। एनसीईआरटी जो है वो, अगर आप लोग चाहते हैं मैं एक एक क्वेश्चन कराऊं तो मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन, मैं करवा भी दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। कह रहा है शो दैट द रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स गिवन बाय आर। कह रहा है हमारे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन में हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, हर तरह का जो ट्राइंगल है वो उसके अंदर अवेलेबल है। अब कह रहा है जो रिलेशन आर है वो कुछ इस तरीके से है, T1 और T2 दो ट्राइंगल्स के बीच में रिलेशन ये बता रहा है। और रिलेशन क्या है, ये T1 T2 के सिमिलर है। इसने दो बातें बोली कि रिलेशन आर जो है हमारा दो ट्राइंगल्स के बीच में है और दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने तीन ट्राइंगल्स कंसीडर कर लेने हैं, है ना। अच्छा, ये सॉरी, तीन ट्राइंगल्स तो बाद में कंसीडर करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कह रहा है कंसीडर थ्री ट्राइंगल्स T1 जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है। फिर ट्राइंगल 2 विद साइड्स 5, 12 एंड 13। और तीसरा ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे T2 आना चाहिए था, T2 with sides, T2 with sides 5, 12 and 13 and T3 with sides 6, 8 and 12। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन से दो ट्राइंगल्स T1, T2, T3 में से कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। अगर आपने कल वाला वीडियो लगाया था तो आपको पता होगा इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ होना। तो सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रूव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम लोगों को डबलेट चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन, क्या होती है कि a कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, है ना। a कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। तो यहां पर हमें बोला गया है T1 और T2 सिमिलर है। तो यहां पर हमें एक चीज स्टडी करनी है कि क्या T1 T1 के सिमिलर होगा, क्या हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है। देखो बेटा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ये है, एबीसी है, एबीसी एबीसी के सिमिलर होगा ही होगा, क्योंकि एंगल एंगल प्रॉपर्टी वाली, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एबीसी एबीसी के बराबर होगा, क्योंकि एंगल ए एंगल ए के बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। सिमिलरली हमारा जो एंगल एंगल सिमिलैरिटी है T1 T2 के सिमिलर होगा। ये कंडीशन तो होगी ही होगी, T1 विल ऑलवेज बी सिमिलर टू T1। एक ट्राइंगल जो है वो हमेशा खुद के सिमिलर तो होने ही वाला है। तो हम लिखेंगे अ ट्राइंगल इज ऑलवेज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है जी, ये लिखेंगे हम। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, हमारा रिफ्लेक्सिव तो डन समझो। रिफ्लेक्सिव के बाद हम करेंगे सिमेट्रिक प्रूफ। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a शुड ऑल्सो बिलोंग टू r। ये होना चाहिए। अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है, मतलब इफ ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, है ना। ट्राइंगल, मान लो कि हमारा जो ट्राइंगल 1 है वो ट्राइंगल 2 के सिमिलर है, ठीक है। तो ट्राइंगल 2 विल ऑलवेज बी सिमिलर टू ट्राइंगल 1। अब चाहे आगे में लिखो चाहे पीछे लिखो, देयरफॉर सिमेट्रिक, देयरफॉर इट विल बी सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में मैं तीन ट्राइंगल्स मान लेता हूं, है ना। तो इफ ट्रांजिटिव का केस क्या होता है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r और साथ साथ b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, देयरफॉर a कॉमा सी विल ऑल्सो बिलोंग टू r। ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमें ये मान लिया कि इफ
ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, हमने ये मान लिया कि ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के सिमिलर है, और साथ ही साथ ट्राइंगल 2 जो है वो ट्राइंगल 3 के सिमिलर है। तो मतलब ट्राइंगल 1 के तीनों एंगल ट्राइंगल 2 के बराबर है, उसी तरह ट्राइंगल 2 के तीनों एंगल ट्राइंगल 3 के बराबर है, तो ट्राइंगल 1 के तीनों एंगल्स भी तो ट्राइंगल 3 के बराबर होंगे। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिर्फ साइड्स की रेशो छोड़ दो, एंगल्स से ही पकड़ लो, तो एंगल्स तीनों के बराबर होने वाले, ठीक है। therefore T1 will be similar to T3, है ना, T1 will be similar to T3 and similar to T2 itself। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको लिखेंगे सिंस रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हमें दो ट्रायंगल्स बनाने को बोल रहा है, ये एबीसी और पीक्यूआर, सॉरी 3 ट्रायंगल्स हैं, इनके नाम भी ले लेते हैं डीईएफ, है ना जी। ये 3 ट्रायंगल जिसने बोले, इसने बोला एबी का जो मेजर है वो कितना है, 3, 4 और 5 है। ये मत देखना कि रेक्टेंगल नहीं बनाया मैंने, ऐसा मत देखना है रेक्टेंगल नहीं बनाया, बस समझ लो, अभी समझने के लिए ऐसे बना लिए मैंने। अब पीक्यूआर जो है उसका मेजर दिया हुआ है 5, 12 एंड 13। सिमिलरली हमें उसका मेजर दिया हुआ है थर्ड वाले का 6, 8 और 10 दिया हुआ है ना। तो अगर मैं इनकी साइड्स की रेशो चेक करूं, अगर AB का रेशो मैं DE के साथ चेक करूं और AC का रेशो मैं DF के साथ चेक करूं, फर्दरमोर अगर मैं BC का रेशो EF के साथ चेक करूं, तो तीनों का रेशो 1/2 आ रहा है। देखो 3/6 1/2, 5/10, अच्छा AC और EF का रेशो बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे BC और DF आ जाएगा। तो इन तीनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है, तीनों साइड्स का जो रेशियो 3/6, 5/10 और 4/8, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ये वाला ट्रायंगल इसके रिलेटेड होगा, है ना। तो ट्रायंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल 3। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल 1 और 2 की बात कर लेते हैं। क्या 3/5, 5/12, 4/13 किसी भी एंगल से बराबर आ रहे हैं, या 3/13 करके देखूं या 3/12 करके देखूं, तो भी रेशो इनकी नहीं बन रही। अब ये ट्रायंगल सेकंड और थर्ड में टेस्ट कर लेते हैं। 5/6, 12/8, 13/10, ये किसी भी तरीके से करके देखो। 5/10, 12/6, तो ये तो 1/2 आ रहा है, 5/10 करने पर 12/6 तो 2 आ रहा है। तो रेशो मेरी किसी भी तरीके से ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 की भी बराबर नहीं आ रही है ना। तो यहां पर हमारा सिर्फ ट्रायंगल 1 ही ट्रायंगल 2 के, सॉरी ट्रायंगल 3 से रिलेटेड है, हमारा ट्रायंगल 1 और 2 और 2 और 3 आपस में रिलेटेड नहीं है, सिर्फ 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब सेट ए है, सेट ए क्या है, ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन, प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन एक हमारा 3D शेप होता है, 3D बेसिकली 2D शेप होता है, 3D में हम पढ़ते हैं प्लेन को, 2D शेप होता है बेटा। जैसे कि हमारा ये पेपर, कोई भी एक पेपर की शीट ले लो जिसमें 2 डायमेंशन है, उसको हम एक प्लेन मान लेंगे एक्स और वाई, उसमें बेटा इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इन्फिनिट, इवन एक लाइन के ऊपर भी इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास प्लेन है, जैसे कि बोर्ड ही मान लो, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ये पूरे का पूरा एक प्लेन है, ऐसे प्लेन है। तो बेटा कुछ यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉइंट्स पड़े, तो कह रहे हैं ये पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स का सेट है बेटा जो रैंडमली पड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स है। सेकेंडली ये क्या कह रहा है, रिलेशन क्या है इसमें से, रिलेशन कह रहा है कि P और Q हमारा कुछ ऐसा वो है, P और Q हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से Q का डिस्टेंस बराबर है, मतलब OP और OQ बराबर हमें दे दिया। मतलब हमारे पास क्या बोल दिया इसने कि R is a relation containing P, Q such that distance of point P from the origin, that is OP, is same as the distance of P point Q from the origin, that is OQ। कह रहा OP और OQ बराबर आना चाहिए। इस रिलेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, इस रिलेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो R is a relation containing P, Q such that distance OP is equal to distance OQ, right?
राइट, वेयर फॉर ऑल P एंड Q बिलोंग्स टू अ सेट A। मैं एक सेट A रैंडमली मान लूंगा बेटा, सेट A बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, A बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं प्लेन में उसका सेट मैंने A मान लिया। तो अगर P और Q दोनों के दोनों उसी प्लेन के अंदर हैं, सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, सेम प्लेन के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो PQ का डिस्टेंस PO का डिस्टेंस OQ के बराबर आ रहा है, ये रिलेशन बोला गया है। इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो चलते हैं फटाफट से रिफ्लेक्सिव करने के लिए। रिफ्लेक्सिव करने के लिए प्रूव करना है बेटा, लेट P बिलोंग्स टू A, P पॉइंट मैंने मान लिया A को बिलोंग कर रहा है ना। तो हमें इतना पता है बेटा, हमें इतना पता है कि डिस्टेंस ऑफ OP विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OP। OP का डिस्टेंस OP के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये 4 यूनिट है तो ये 4 यूनिट ही होगा ना, OP के बराबर होगा। तो बेटा यहां से हम क्लियरली लिख सकते हैं, हेयर P, P बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया। ठीक है जी, सिमेट्रिक के लिए हम इधर आ जाते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम इधर आ जाते हैं। देखिए सिमेट्रिक के लिए हम सिमेट्रिक के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो अब कंडीशन नहीं मैं लिखूंगा क्योंकि कंडीशन अब आप लोगों को याद हो गई होगी। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे बेटा, लेट P एंड Q बी पॉइंट्स, P एंड Q बिलोंग्स टू A कर दिया मैंने। P और Q जो है पूरा लिखने की जगह मैंने बिलोंग्स टू सेट A कर दिया। सेट A करने का मतलब क्या है कि ये P और Q जो दो पॉइंट है वो इस प्लेन के ऊपर कहीं पर पड़े है ना। तो मैं मान रहा हूं लेट डिस्टेंस ऑफ PO, PQ के लिख रहा हूं बार बार मैं, डिस्टेंस ऑफ PO इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OQ, दैट इज P, Q बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन में P, Q आ रहा है, मतलब हमने ऐसे पॉइंट्स ले लिए जिनका डिस्टेंस आपस में बराबर था। तो P, Q रिलेशन को बिलोंग करना है। तो देन की जगह ऑल्सो लिखना ज्यादा सही रहेगा। ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ OQ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OP या फिर PO। OQ का डिस्टेंस भी OP के, OQ का डिस्टेंस भी OP के डिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q, P बिलोंग्स टू R हो गया, क्योंकि Q पहले है P बाद में है ना। तो हेयर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A also belongs to R, therefore it is symmetric, right? Symmetric भी हो गया। ट्रांजिटिव करके देखते हैं बेटा, ट्रांजिटिव करते हैं। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा कि मैंने मान लिया लेट P, Q एंड R बिलोंग्स टू सेट A, मतलब P, Q, R तीन हमारे पास ऐसे पॉइंट्स है जो सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो ये तीन सेट है हमारे, तीन वो पॉइंट्स है जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इस प्लेन के ऊपर कहीं पे पड़ा हुआ, आरबीएस पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, इफ P, Q बिलोंग्स टू R, अगर P, Q R को बिलोंग कर रहा है तो OP का डिस्टेंस OQ के डिस्टेंस के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऑल्सो Q, R बिलोंग्स टू R, तो OQ का डिस्टेंस OR के डिस्टेंस के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको जरा कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2, इसको जरा कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। OP का डिस्टेंस हमारा OQ के डिस्टेंस के बराबर आ गया और OQ का डिस्टेंस हमारा OR के डिस्टेंस के बराबर आ गया। तो यहां से हमारा OP का डिस्टेंस जो है वो OR के डिस्टेंस के बराबर आ गया। अब OP का डिस्टेंस OR के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारा P, R बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता, इसने क्या बोला, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, जहां पर P 0,0 नहीं है, मतलब P पॉइंट हमारा ओरिजिन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो जितने भी पॉइंट्स P से रिलेटेड है
अगर उन सभी को मैं सेट बनाऊं या उन सभी का कलेक्शन करूं या ट्रेस निकालूं तो वो क्या बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा बेटा। हमें प्रूव करना है ये चीज, तो ये चीज प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हम लिख लेंगे कि एज ऑल द पॉइंट्स एज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऐसे लिख लेते हैं, सर्कल की डेफिनेशन लिख देंगे एज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, locus of all the point equidistant from origin forms a circle। तो अपनी बात, ये तीसरी बात अपने आप में प्रूव हो गई, क्योंकि हमने 3 पॉइंट्स निकाले, तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था बराबर था, दोबारा से डिस्टेंस निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो बस इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने लिख लिया कि जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट हैं ओरिजिन से, जिनका डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं, अगर उन सभी पॉइंट्स को मैं ट्रेस कर रहा हूं, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, तो वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। पॉज द वीडियो टू नोटिस है, राइट। थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं बेटा, अब थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं वीडियो का, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। तो बेटा क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द रियल नंबर, कह रहा है रियल नंबर में एक रिलेशन आर है, डिफाइंड बाय रिलेशन a कॉमा बी वेयर a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। a जो है लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है ना, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। तो उस केस में हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, चेक करना है, एक्चुअली में चेक करना है, प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो सबसे पहले देखिए हमें रिलेशन क्या दिया हुआ, रिलेशन लिखेंगे हम a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो बेटा जब भी आपको ऐसा कुछ प्रूव करना होता है ना, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो उस केस में आप लोगों को एक ऐसा पेयर ढूंढना होता है, आप लोगों को एक्चुअली में एक ऐसा पेयर ढूंढना होता है जो इस कंडीशन को रॉन्ग प्रूव करे, समझे। क्योंकि ये रियल नंबर्स में बोला गया है, रियल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, हमारे पास फ्रैक्शंस भी होंगी, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, डेसिमल्स होंगे। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है, रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो हमें यहां पर देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, अगर हम रॉन्ग प्रूव करने में फेल हुए तो मतलब अपने आप में सही है, हमने एक गलती ढूंढनी है इसके अंदर, बेसिकली हमारा माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या ले रहा हूं, 1,3 और 1/3 ले लेता हूं मैं, 1/3 ले लेता हूं मैं। तो मुझे क्या चेक करना है, क्या 1/3 जो है, क्या 1/3 जो है वो 1/3 के क्यूब से छोटा है, क्या 1/3 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है एज 1/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1/3 जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या कर लिया, a कॉमा a बिलोंग्स टू r करने के लिए, चेक करने के लिए क्या कर लिया, 1/3 ले लिया मैंने। तो मैंने चेक करा क्या 1/3 जो है 1/3 के क्यूब से छोटा है कि नहीं। 1/3 का क्यूब क्या होता है 1/3, और ये क्या हो जाएगा 1/27। तो ये तो हमारा फेल हो गया, ये हमारा फेल हो गया, है ना। हम लिखेंगे हेयर a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, therefore not reflexive। हमारा क्या आ गया, ये कंडीशन हमारी क्या आ गई, नॉट रिफ्लेक्सिव आ गई, ठीक है। सॉरी, फॉर सिमेट्रिक में थोड़ा बेटा ध्यान से करना पड़ेगा, हमें ऐसी कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी जिसमें a कॉमा बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए जिसमें हमारा, ठीक है, b कॉमा ए होना हो, a कॉमा बी होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट a इज इक्वल टू 10 ले लें, चलो 3 ले लेते हैं, और b ले लेते हैं 4, b 4 ले लें, नहीं, b हम ले लेते हैं 2, 3 और 2 मैंने पेयर ले लिया, मैं ट्राई कर रहा हूं 3 और 2 का पेयर लेकर। तो इसने क्या बोला है
रिलेशन में हमें क्या बोला था कि a जो है वो b क्यूब से छोटा होना चाहिए, तो a जो है 3 जो है वो b क्यूब से छोटा है, a जो है वो 3 यानी b क्यूब से छोटा है। ये तो स्पेयर से नहीं बन रहा, ये तो हमारा स्पेयर से नहीं बन रहा है। 1 और 2 लेके देखें, a1 ले लेते हैं और b2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना। हाँ ये करते हैं, ये इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। a मैंने 1 ले लिया और b मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं 1 जो है क्या वो 2 के क्यूब से छोटा है, क्या 1 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है? यस, 1 इज लेस देन 8, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो गया, है ना। हियर 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। बट फॉर 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम, तो क्या 2 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा है? क्या 2 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा है? बिल्कुल नहीं, 2 जो है 1 के क्यूब से छोटा नहीं है बेटा, है ना। 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए देखें, अब ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 केस लेने पड़ते हैं, तो मैं a को 10 ले रहा हूं, b को 3 ले रहा हूं और c को 2 ले लेता हूं। मैंने एक पेयर ले लिया 10, 3 और 2 का, है ना। अब पहले मैं चेक कर रहा हूं कि बेटा फॉर 10 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, चेक कर रहा हूं मैं फॉर 10 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, क्या 10 जो है वो 3 के क्यूब से छोटा होगा बेटा? यस, 10 जो है ऑब्वियसली 27 से छोटा है ना। 10 जो है वो 27 से छोटा है। ऑल्सो 3 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर एज 3 इज लेस देन 2 क्यूब, यानी 3 इज लेस देन 8, 3 8 से भी छोटा है, 3 8 से भी छोटा है ना। बट जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, बट फॉर 10 कॉमा 2, देखिए जरा ध्यान से, अब a कॉमा सी चेक करना है ना, a कॉमा सी चेक करना है 10 कॉमा 2 के लिए, क्या 10 जो है वो 2 क्यूब से छोटा है बेटा? क्या 10 जो है वो 2 क्यूब से छोटा है? बिल्कुल नहीं, 10 हमारा 2 क्यूब से बड़ा है ना। तो 10 कॉमा 8, 10 कॉमा 2 सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हियर a कॉमा b बिलोंग्स टू आर एंड b comma c belongs to R, but a comma c does not belongs to R, therefore not transitive। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो एन एनसीईआरटी। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो हमारा ये ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस बेटा हॉट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आया हुआ है 2020 के अंदर। तो क्या कह रहा है, लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n जो है नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। तो इसने क्या बोला, r जो है रिलेशन किसके ऊपर बन रहा है, n क्रॉस n के ऊपर बन रहा है। और रिलेशन क्या डिफाइंड है, रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, रिलेशन को बोला जा रहा है, रिलेशन जो है उसके अंदर हमारे पास a कॉमा b जो है वो c कॉमा d से रिलेटेड है। इसने हमें बोला कि a कॉमा b जो है वो c कॉमा d से रिलेटेड है, और ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, इस तरीके से रिलेटेड है कि AD जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बेटा इसमें डरना नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेशन लिया गया है, तो हम थ्रू आउट ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलेंगे। अभी तक क्या होता था, यहां पर ऐसे होता था कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r होता था, है ना, ऐसा होता था। लेकिन अब हम इसकी जगह अगर कुछ अज्यूम करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d बिलोंग्स टू r करेंगे। बस इतना फर्क आएगा, मतलब ये जो a था ना इसकी जगह 2 वैल्यूज लेनी है, और ये जो b था इसकी जगह भी 2 वैल्यूज लेनी है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं बेटा। इतना नहीं समझ में आएगा तो अभी समझ में आ जाएगा, फटाफट से करते हैं। अच्छा मुझे बताओ बेटा फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है। फॉर रिफ्लेक्सिव a कॉमा a शुड बिलोंग टू r, ये होती है कंडीशन, ये होती है कंडीशन।
लेकिन बेटा इसमें a कॉमा ए की जगह हम लिखेंगे, इसमें a कॉमा ए की जगह लिखेंगे a कॉमा बी कॉमा a कॉमा बी शुड बिलोंग टू आर। ध्यान से समझो 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 समझो, मतलब जो जहां पे हम एक सिंगल वैल्यू लेते थे ना, वहां पे बस एक ऑर्डर्ड पेयर लेना। अब उस ऑर्डर्ड पेयर को मैंने यहां पर a कॉमा बी ले लिया, p कॉमा क्यू ले लो, आप r कॉमा एस ले लो, टी यू ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपकी मर्जी है। इट इज अप टू यू बेटा कि आप कौन सा लेने वाले हो, है ना। अब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमें प्रूव करना है। तो इस चीज को ध्यान से देखो बेटा, यहाँ रिलेशन क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट और बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट, मतलब सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट और फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। ध्यान से देखो, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन इनका प्रोडक्ट और सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन इनका प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। तो हम यहां पर भी सेम यही चीज करने वाले हैं इस रिलेशन में। इस रिलेशन में फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट करा a इंटू बी आ गया और इसका प्रोडक्ट करा तो b इंटू ए आ गया। सिंस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, product is commutative in natural numbers, right, therefore it is reflexive, ठीक है। अगर ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता प्रोडक्ट तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सिमेट्रिक थोड़ा सा ट्रिकी होगा बेटा, ध्यान से देखो। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से बी रेडी। इस बार हम अलग अलग वैल्यूज लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया a कॉमा बी, मैं मान के चल रहा हूं इफ a कॉमा बी, ये एक पेयर हो गया, एक डबलेट हो गया, c कॉमा डी के साथ रिलेटेड है, मतलब ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। जैसे a कॉमा बी लेते थे ना, तो a कॉमा बी की जगह मैंने a कॉमा बी लिया है और b की जगह मैंने c कॉमा डी लिया है। रिलेशन ये वाला लगेगा। रिलेशन क्या लगेगा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट हमारे सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ऑल्सो वी कैन राइट दैट BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD, हम ये चीज लिख सकते हैं। BC इज इक्वल टू AD, सॉरी उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं। ये इसको एक मिनट दूसरे तरीके से करते हैं। अब मैं चेक कर रहा हूं फॉर C कॉमा D, ये ज्यादा आसान रहेगा, C कॉमा D रिलेटेड टू A कॉमा B, इसका चेक कर लेते हैं। जैसे A कॉमा B चेक करते थे, फिर B कॉमा A चेक करते थे। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने A कॉमा B चेक कर लिया, उसमें वैल्यू देख ली क्या आ रही है, अब मैं B कॉमा A चेक कर रहा हूं, मतलब पीछे से आगे कर रहा हूं चेक, है ना। तो क्या है प्रोडक्ट बेटा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी CB इज इक्वल टू DA, बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट, यही था। CB DA के बराबर आ गया। अब क्योंकि फ्रॉम 1 and 2 AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC हो गया, AD इज इक्वल टू BC हो गया। इस चीज को हम AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, है ना। और ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गई सिंस प्रोडक्ट्स आर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, AB BA के बराबर होगा, ये कहने का मतलब होता है कि अगर A को B से 3 को 4 से कर रहे हैं और 4 को 3 से कर रहे हैं, आंसर तो 12 ही आ रहा है ना। प्रोडक्ट में क्या होता है कि कॉम्यूटेटिव होते हैं प्रोडक्ट बेटा नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो नेचुरल नंबर के अंदर क्योंकि कॉम्यूटेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A कॉमा B बिलोंग्स टू R हो गया, ऑल्सो C कॉमा D बिलोंग्स टू R हो गया, है ना। ऑल्सो C कॉमा D कॉमा A कॉमा B बिलोंग्स टू R हो गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं ऐसे वाले, तो और अच्छे से कवर होने लगेगा, है ना। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखिए बेटा, ट्रांजिटिव के लिए देखिए A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D बिलोंग्स टू R। अब इसके अंदर कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट है यानी AD, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट है यानी BC, ये दोनों बराबर होंगे। ऑल्सो C कॉमा D जो है वो E कॉमा F के साथ रिलेशन में है, C कॉमा D E कॉमा F के साथ रिलेशन में है। तो ये क्या बनाएगा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट CF इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी कि DE।
ठीक है, ये दो कंडीशन इसने बना दी, ये दो कंडीशन इसने बना दी। हमारा एडी जो है वो बीसी के बराबर आ गया और सीएफ जो है वो डीई के बराबर आ गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, या डिवाइड करूं क्या मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन, इसको 3 4 लेना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 3 लेना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 4 लेना पड़ेगा। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 4, इनको मैं जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूं। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, a इंटू डी इंटू सी इंटू एफ इज इक्वल टू b इंटू सी, b इंटू सी इंटू में d इंटू ई। ध्यान से देखिए क्या क्या कट रहा है, d कट गया d के साथ, c कट गया c के साथ, क्या बचा बेटा, af इज इक्वल टू बीई बच गया, af इज इक्वल टू बीई बच गया। अगर इसको मैं रिलेशन में लिखना चाहूं तो मुझे पता है फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन होता है बेटा, फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन होता है, फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन होता है ना, फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन था, राइट राइट। इसको ऐसे लिखना चाहूं अगर मैं बड़ा सा करके, तो इसने बोला था फर्स्ट और फोर्थ आएंगे और बीच वाले दोनों आएंगे, तो ए और बी एक साथ हो गए, एफ और ई एक साथ हो गए, तो ए बी, ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक आधा क्वेश्चन इसका और करते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन बेटा, एक बार दोबारा कर लेंगे, नो वरीज। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये अच्छों को रुला देगा बेटा, ये मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लो, बी फोकस्ड। 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन ना, अच्छे स्टूडेंट्स को रुलाने का दम रखता है। क्या बोला है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेम उसी तरीके से आर एक रिलेशन है एन क्रॉस एन में, और हमें रिलेशन क्या दे दिया, ए बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी दिया है। कुछ इस तरीके से दिया है कि ए डी इज इक्वल टू बी, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस सी के बराबर है। तो यहां देखो जरा ध्यान से, एलएचएस में अलग रिलेशन लग रहा है, आरएचएस में अलग तरीके से लग रहा है। एलएचएस में क्या लग रहा है, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, बीच वाले दोनों का सम। आरएचएस में लग रहा है बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट और एंड वालों का सम, ठीक है, और इनका म्यूचुअल प्रोडक्ट। तो इसको अगर मुझे रिफ्लेक्सिव करना है, देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव करना है तो रिफ्लेक्सिव के अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी शुड बिलोंग टू आर, होना चाहिए। तो मुझे एलएचएस के अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात। एलएचएस के अंदर यहां पे दोबारा देख लो अगर कंफ्यूजन है, कि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, ए बी आ गया, और बाकी जो दोनों बच गए उसका सम कर रहे हैं, बी प्लस ए का सम कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, मतलब मैंने फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट करा और बी प्लस ए का सम कर दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। एलएचएस के अंदर थोड़ा अलग तरीके से लग रहा था, एलएचएस के अंदर, सॉरी आरएचएस के अंदर क्या लगा, बी इंटू सी, बी कौन सी पोजीशन पे है, इसको 1 2 3 4 करके कर लेना, है ना। बी कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, तो सेकंड और थर्ड का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो बी ए आएगा, और फर्स्ट और फोर्थ का सम है, फर्स्ट और फोर्थ का सम है। यहां पर एडी आना चाहिए था, यहां पर एडी आना चाहिए था बेटा, यहां पर एडी, ए प्लस डी आना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो ये ए प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखो हमने क्या करा, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट कर दिया बी ए, और बचे हुए का सम कर दिया। तो जरा ध्यान से इसको देखेंगे बेटा, ये एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि एडिशन और प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटेटिव होता है नेचुरल नंबर्स में, है ना। सिंस b प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी एंड ab इज इक्वल टू ba, therefore it is reflexive, therefore it is reflexive। अच्छा, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d बिलोंग टू r, अगर ऐसा है तो इसकी एलएचएस अलग तरीके से बनेगी, आरएचएस अलग तरीके से बन रही है। एलएचएस में क्या है, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट,
तो फर्स्ट और फोर्थ यानी एडी का प्रोडक्ट और बीच वाले दोनों का सम, है ना। आरएचएस में क्या है, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम वालों का सम। चेक कर लो, चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट एडी और बीच वाले दोनों का सम बीसी, बी प्लस सी, है ना। यहां पर क्या है कि सेकंड और थर्ड वाले का प्रोडक्ट और बीच वाले दोनों का सम, ये बन रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ फॉर सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसके लिए क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, सेम इसी तरीके से एलएचएस बनाएंगे। एलएचएस बनाएंगे बेटा सी कॉमा बी, सी कॉमा बी और बाकी बचे दोनों का सम यानी डी प्लस ए। सी कॉमा बी डी कॉमा सॉरी डी प्लस ए कर दिया, है ना, इज इक्वल टू, इधर क्या है, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट और बाकी जो बचे एक्सट्रीम वाले उनका सम करना है। तो डी इंटू ए ब्रैकेट में सी प्लस बी कर दिया हमने, इतना कर दिया। ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखो इस चीज को, ऑब्जर्व करो। क्या 1 2 एग्जैक्टली बराबर है कि नहीं है? क्या बीसी सीबी के बराबर होगा? क्या ए प्लस डी डी प्लस ए के बराबर होगा? क्या ये 1 और 2 एग्जैक्टली बराबर है कि नहीं है? 1 और 2 एग्जैक्टली बराबर है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी belongs to R, also C comma D comma A comma B belongs to R, therefore it is symmetric। ये सिमेट्रिक हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांजिटिव ही ट्रिकी होता है बेटा, बाकी सब तो हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी लिख रहा हूं। अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी लिख लिया, देखो बेटा ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही सही है। तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू अगर सी कॉमा डी है, तो इसमें रिलेशन में क्या बोला था कि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट और बीच वाले दोनों का सम, ये एलएचएस में ध्यान से देख लो, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट और बीच वाले दोनों का सम। उसके बाद क्या बोला था, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, सॉरी सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट और बीच वाले दोनों का, बाकी जो बच गए उन दोनों का सम, ए प्लस डी का सम। मतलब पहले फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट करना है एलएचएस में, बाकी बच्चों का सम करना है, और राइट साइड में क्या करना है, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट करना है और बाकी जो बच गए उनका सम करना है ना। ऑल्सो इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। ऑल्सो फॉर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, सी कॉमा डी ई कॉमा एफ से रिलेटेड होगा, सी कॉमा डी ई कॉमा एफ से रिलेटेड होगा, तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा। अच्छा इस चीज में एक चीज और कर लेता हूं मैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा हूं बेटा, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा हूं। इसको इसके नीचे ले जाता हूं, एडी को इसके नीचे ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, बी प्लस सी अपॉन बीसी, है ना, और ए प्लस डी अपॉन एडी, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी। देखो जब ये बीसी सिर्फ बी के नीचे आएगा तो बी से बी कैंसिल, 1 अपॉन सी बचेगा। अगर बीसी जो है सिर्फ सी के नीचे आएगा तो सी से सी कैंसिल, 1 अपॉन बी बचेगा। सिमिलरली यहां पर भी 1 अपॉन डी बचेगा प्लस 1 अपॉन ए बचेगा, 1 अपॉन डी बचेगा और 1 अपॉन ए बचेगा। इतना समझ में आया। इसको मानता हूं मैं इक्वेशन 3, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ऑल्सो हमारा सी कॉमा डी जो है वो रिलेटेड है ई कॉमा एफ के साथ। अगर सी कॉमा डी ई कॉमा एफ से रिलेटेड है तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट और बाकी जो बच गए उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट और बाकी दोनों का सम, राइट। ध्यान से, इतना समझ में आया। अब यहां पर भी सेम मैंने यही कर रहा था, इन दोनों को शिफ्ट कर दिया इसके नीचे, तो डी प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन डी प्लस ई। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी होगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन सी एफ आना था, यहाँ पर सी एफ आना था, सॉरी। तो हो जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ये बन गया बेटा, ये इक्वेशन 4 बन गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, एडिंग 3 एंड 4, मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल, 1 अपॉन डी से 1 अपॉन डी कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। ये बच गया। इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं, नीचे बन जाएगा बीई, इधर नीचे बन जाएगा ए एफ, ये हो जाएगा ई प्लस बी और इधर हो जाएगा एफ प्लस ए, राइट राइट। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ए एफ टाइम्स ई प्लस बी इज इक्वल टू बीई टाइम्स एफ प्लस ए। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखने का ट्राई करेंगे बेटा, यहां लिखता हूं, थोड़ी जगह है, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखने का ट्राई करेंगे तो क्या था, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट था, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर बना लेता हूं, मैंने बना लिया, तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट था बेटा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट था, ठीक है जी। और बीच वाले दोनों का सम था, बीच वाले दोनों का सम था, तो ई प्लस बी को मैं बी प्लस सी लिख सकता हूं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बी और ई ऐसे लिख रहा हूं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई होप मजा आया हो आप लोगों को। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेम टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ये 2024 के अंदर आया है बेटा। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेम वही कहानी बोल रहा है बेटा। ये मैं इसको फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसने बोला रिलेशन जो है वो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कुछ इस तरीके का रिलेशन है जिसमें ए अपॉन सी बी अपॉन डी के बराबर आ रहा है, राइट। ए अपॉन सी बी अपॉन डी के बराबर आ रहा है, ऐसा रिलेशन है। तो यहां ध्यान से देख लो बेटा, रिलेशन क्या बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड का रेशो और सेकंड और फोर्थ का रेशो आपस में बराबर है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, ए कॉमा बी शुड बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अगर ए कॉमा बी के रिलेटेड है तो फर्स्ट और थर्ड का रेशो यानी ए अपॉन ए, सेकंड और फोर्थ का रेशो यानी बी अपॉन बी के बराबर आना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर बराबर आ गया, दोनों का रेशो 1 आ गया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे बेटा, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट और थर्ड का रेशो इज इक्वल टू सेकेंड और फोर्थ का रेशो बराबर है। इसको यहां पे इक्वेशन 1 लिख लेता हूं। देन चेक कर लो, फॉर सी कॉमा डी का रेशो, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड का रेशो सी अपॉन ए इज इक्वल टू सेकेंड और फोर्थ का रेशो डी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इन दोनों को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा बीसी जो है वो एडी के बराबर आ रहा है, बीसी जो है वो किसके बराबर आ रहा है, एडी के बराबर आ रहा है। सेम यहां पर भी इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो एडी जो है वो बीसी के बराबर आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, है ना। मतलब ये भी रिलेटेड टू आर हो गया, ये भी रिलेटेड टू आर हो गया, है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं।
ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या होगा, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी चेक करते हैं। तो हमें क्या स्टडी करना है, फर्स्ट और थर्ड का रेशो। फर्स्ट और थर्ड का रेशो हमारा सेकंड और फोर्थ के रेशो के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन 3 मान रहा हूं मैं, ठीक है जी, इसको इक्वेशन 3 मान रहा हूं। ऑल्सो सेकंड और फोर्थ का रेशो, मतलब अगर मैं सी कॉमा डी ले लूं, इसको ई कॉमा एफ से रिलेशन चेक करना होगा, तो सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग सी अपॉन ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ होगा। होगा जी, बिल्कुल होगा, होगा। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो रहा है, अदरवाइज मैं डिवाइड करता। अगर ऊपर आते ना तो मैं डिवाइड करता। अब ये मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो मल्टीप्लाइंग 3 and 4, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन ई इज इक्वल टू b अपॉन डी मल्टीप्लाइंग बाय d बाय f। d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, ये बना a अपॉन e इज इक्वल टू b अपॉन f। इतना बन गया। अब बेटा ये रेशो के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करूं फिर से, तो फर्स्ट और थर्ड का रेशो था बेटा, इसका किसका रेशो था, फर्स्ट और थर्ड का था। तो फर्स्ट या थर्ड यहां, सेकंड और फोर्थ का था, b यहां पे f यहां पर। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, therefore it is transitive, hence it is an equivalence relation। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहां तक देखा है। और डू लेट मी नो बेटा वीडियो कैसा था, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताओ। और सेकेंडली फंक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा, मैं इसके बाद फंक्शन आपको करवाने वाला हूं। और अगर एनसीईआरटी की क्वेश्चन चाहिए होंगे बेटा, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय।